हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर सिलेक्शन हब पर। जैसे कि आपको पता है, हम यूके ट्रिपल एससी एलटी जनरल सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारी 11वीं क्लास है, फ्री क्लास। इसमें हम इकाई 4 जो हमारा एलटी का चौथा वाला है टॉपिक है, शिक्षण अभिरुचि का समावेशी शिक्षा लिंग जेंडर वाला, उसको डिस्कस करेंगे पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक का। तो आओ चले बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है। ऑटिज्म जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आजकल चल रहा है, उससे पीड़ित बच्चे की मुख्य विशेषता क्या होती है। ऑप्शन ए है उत्कृष्ट सामाजिक कौशल, ऑप्शन बी है सामाजिक अंतःक्रिया और संचार, कम्युनिकेशन में कठिनाई तथा दोहरावदार व्यवहार, ऑप्शन सी है उच्च शारीरिक दक्षता, ऑप्शन डी है गणित में असाधारण योग्यता। तो याद रखिएगा, जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं ना, इनको सामाजिक अंतःक्रिया, संचार, कम्युनिकेशन करने में बड़ी कठिनाई आती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे दूसरे बच्चों से आंखें मिलाने, आई कांटेक्ट करने और सामाजिक संवाद स्थापित करने में संकोच या कठिनाई का अनुभव महसूस करते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, उत्तराखंड में बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु राजीव गांधी अभिनव विद्यालय का मॉडल किस पर आधारित है। जो बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए राजीव गांधी अभिनव विद्यालय जो खोले गए हैं, उनका मॉडल किस पर आधारित है। ऑप्शन ए सैनिक स्कूल पर, ऑप्शन बी नवोदय विद्यालय की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण मुक्त शिक्षा के लिए, ऑप्शन सी केवल व्यावसायिक शिक्षा पर, ऑप्शन डी निजी कोचिंग पर। तो इसका उत्तर जो है ना, वो ऑप्शन बी है, नवोदय विद्यालय की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण और मुक्त शिक्षा। उत्तराखंड के प्रत्येक ब्लॉक में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर प्रतिभावान और ग्रामीण छात्रों, विशेषकर बालिकाओं के लिए आवासीय राजीव गांधी अभिनव विद्यालय स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि राजीव गांधी अभिनव अभिनव विद्यालय किसके लिए बने हैं। तो ये बालिकाओं के लिए बने हैं स्पेशल। ठीक है, ग्रामीण बालिकाओं के लिए जो प्रतिभाशाली हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए किस प्रकार का शिक्षण मॉडल सबसे प्रभावी माना जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहला पृथकीकरण मॉडल, सेग्रेगेशन मॉडल कहते हैं इसको, ऑप्शन बी समावेशी और टीम शिक्षण मॉडल, इंक्लूसिव और को टीचिंग मेथड, ऑप्शन सी केवल होम स्कूलिंग, ऑप्शन डी व्याख्यान मॉडल। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सभी को पता है कि समावेशी और टीम शिक्षण मॉडल ही काम आता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समावेशी व्यवस्था में सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक मिलकर सह शिक्षण को टीचिंग के माध्यम से पढ़ाते हैं। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, NEP 2020 के अनुसार किस उम्र तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। ये नया आया ना इस बार 2020 में। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था ECCE वाला तो लक्ष्य रखा गया है। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 8 वर्ष तक, ऑप्शन डी है 10 वर्ष तक। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 8 वर्ष तक का इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी 8 वर्ष। ठीक है, NEP 2020 का 5+3+3+4 ढांचा ये भी आता है। ठीक है, NEP 2020 का ढांचा कैसा है, इसमें क्या है ना, प्री नर्सरी से लेके कक्षा 2 तक का 3 क्लास नीचे और 2 क्लास ऊपर 5 हो गया। उसके बाद फिर 3 4 5 3 हो गया, 6 7 8 3 हो गया, फिर 9 10 11 12। तो ये ढांचा हो गया है अभी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते। प्रश्न 25 है, दृष्टिबाधित जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए कौन सी लिपि उपयोगी है जिनकी दृष्टि बाधित होती है। तो इसका ऑप्शन ए है देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी ब्रेल लिपि, ऑप्शन सी रोमन लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। तो ब्रेल लिपि जो होती है ना, ब्रेल लिपि जो होती है वही इसके लिए है। जो आपने देखा होगा, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वह हाथों से उस साइनों को छू के निकालते हैं, उसी को हम पढ़ते हैं, उसी को हम ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि उभारवाद बिंदु 6 डॉट पर आधारित स्पर्शनीय लिपि है, जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, इसलिए इसको ब्रेल लिपि कहते हैं। इसको आप अपने जो कीपैड वाले मोबाइल होते हैं ना, उसको भी आप देखना, जो 5 होता है बीच में, उसमें हल्का सा डॉट ऊपर को होता है, ताकि जो दृष्टिबाधित वाले बच्चे हैं उस डॉट को छू के पता लग सके कि इधर ये बीच का 5 है, ऊपर को कौन सा अंक है। तो इस तरीके से उनके लिए भी सुविधा दी गई कीपैड वाले फ़ोन में। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, 26वां प्रश्न है, कक्षा में अग्रगामी सकारात्मक सुदृढ़ीकरण पॉजिटिव
रीइंफोर्समेंट का उपयोग किन बच्चों के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए है केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, ऑप्शन बी केवल समस्यात्मक बच्चों के लिए, ऑप्शन सी सभी श्रेणी के बच्चों को वांछित व्यवहार के लिए प्रेरित करने हेतु, ऑप्शन डी केवल शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए। तो याद रखिएगा, जब भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा ना, वो सभी बच्चों के लिए होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा, सभी श्रेणी के बच्चों को वांछित व्यवहार के लिए प्रेरित करने हेतु। ठीक है। प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन जैसी सकारात्मक पुनर्बलन सभी बालकों के अधिगम और सकारात्मक व्यवहार में सुधार लाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 27 पे चलते। प्रश्न संख्या 27 है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन सा पाठ्यक्रम उपागम सबसे उपयुक्त माना जाता है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए ऑप्शन ए है संवर्धन, इनरिचमेंट और त्वरण, एक्सेलरेशन वाला, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम का सरलीकरण, ऑप्शन सी है केवल प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी है कोई बदलाव नहीं। तो याद रखिएगा, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए ऑप्शन ए वाला संवर्धन, इनरिचमेंट और त्वरण, एक्सेलरेशन वाला पाठ्यक्रम सबसे अच्छा उपागम माना जाता है ना। तो इसका जो व्याख्या होगी, प्रतिभाशाली बच्चों की बौद्धिक क्षमता को चुनौती देने के लिए संवर्धित विषय वस्तु तथा कक्षा प्रोन्नति त्वरण की आवश्यकता होती है। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों की पहचान का एक प्रमुख लक्षण क्या है? जो सामाजिक रूप से वंचित बच्चे होते हैं उनकी पहचान कैसे की जाती है? ऑप्शन ए उच्च आत्मविश्वास, ऑप्शन बी स्कूल छोड़ने ड्रॉप आउट की उच्च संभावना और निम्न आत्मसम्मान, ऑप्शन सी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि, ऑप्शन डी प्रचुर संसाधनों की उपलब्धता। तो याद रखिएगा, जो सामाजिक रूप से वंचित बच्चे होते हैं ना, उनकी पहचान का सबसे बड़ा कारण ऑप्शन बी स्कूल छोड़ने ड्रॉप आउट की उच्च संभावना और निम्न आत्मसम्मान की भावना होती है उनमें, यही उनकी पहचान होती है। सामाजिक और आर्थिक अवसरों के अभाव के कारण इन बच्चों में हीन भावना और विद्यालय त्यागने का जोखिम अधिक होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 पे चलो। प्रश्न संख्या 29 है, NEP 2020 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा? NEP 2020 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा? ठीक है। ऑप्शन ए केवल नियमित स्कूल, ऑप्शन बी केवल विशेष स्कूल, ऑप्शन सी होम स्कूलिंग का विकल्प और नियमित विशेष स्कूल चुनने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी केवल व्यावसायिक केंद्र। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी है, होम स्कूलिंग का विकल्प और नियमित विशेष स्कूल चुनने की स्वतंत्रता होगी। NEP 2020 गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए घर आधारित शिक्षा, होम बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ अपनी इच्छा अनुसार नियमित स्कूल चुनने की आज़ादी देती है। ठीक है। आइए इस सीरीज का सबसे लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, उत्तराखंड में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा और छात्रावास की सुविधा किस योजना के तहत दी जाती है? ऑप्शन ए आश्रम पद्धति विद्यालय, ऑप्शन बी केवल निजी विद्यालय, ऑप्शन सी केवल पत्राचार शिक्षा, ऑप्शन डी केवल ओपन स्कूलिंग। ये ना हमारा जो पिछले साल LT था उसमें ये पेपर है, इसमें ये क्वेश्चन था और ये कोर्ट में चला गया था। मैं आपको बताऊँ, इसमें कोर्ट में चला गया था, जबकि उत्तराखंड ने नहीं लिखा था, उसमें देश लिख दिया था ना, तो उसमें लिखा कुछ नहीं था, उत्तराखंड देश कुछ नहीं लिखा था, तो इसमें उत्तराखंड लिख दिया। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में जो SC ST के छात्रों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा और छात्रावास की सुविधा है ना, वो आश्रम पद्धति विद्यालय है। ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ था, मैं आपको सही बताऊँ तो। ठीक है। तो ऑप्शन ए आश्रम पद्धति विद्यालय होगा। उत्तराखंड के जनजाति ST और SC बहुल क्षेत्रों में समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क आवास, भोजन और शिक्षा प्रदान करने हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किए जाते हैं। तो ये हमारे आज 30 प्रश्नों का सेट था। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो करिए, आप तुरंत करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं LT के पॉइंट टू पॉइंट आपको 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ, हर पॉइंट पे 30 प्रश्न है। ये आज चौथा हमारा यूनिट चौथी पूरी हो गई है। यूनिट चौथे के मैंने आपको 30 क्वेश्चन बता दिए हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के मतलब समझो 4 3 12 120 क्वेश्चन पूरे कर दिए हमने। ठीक है। अभी यूनिट 5 में कल से चलेंगे हम, कल आपको क्लास के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार।